Hello everyone, welcome to my channel. Today we will discuss about the activities of periodic classification of elements. We are going to discuss activity 5.1 to activity 5.5 from the NCERT class 10. ठीक है, it will be useful for both CBSE and ICSE boards. Okay. So let's start with activity 5.1. Looking at its resemblance to alkali metals and the halogen family, try to assign hydrogen a correct position in Mendeleev's periodic table. हाइड्रोजन की करेक्ट पोजीशन हमें बतानी है क्योंकि ये एल्कली मेटल से भी मिलता है और हैलोजन फैमिली से भी. टू विच ग्रुप एंड पीरियड शुड हाइड्रोजन बी असाइंड. हाइड्रोजन का ग्रुप और पीरियड भी हमें बताना है इस एक्टिविटी में. सो बेटा हम एक्टिविटी 5.1 को सॉल्व करते हैं अब. ठीक है, प्रोसीजर क्या रहेगा एक्टिविटी को सॉल्व करने का कि सबसे पहले तो हम सिंबल लिखेंगे. हाइड्रोजन के लिए हमने सिंबल लिखा और उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से हमें पता चला कि हाइड्रोजन बिलोंग करता है ग्रुप 1 से. ठीक है, अब रिकॉल करने की कोशिश करो कुछ प्रॉपर्टीज़ जो एल्कली मेटल जैसी दिखाई देती हैं और कुछ प्रॉपर्टीज़ जो हेलोजन जैसी दिखाई देती हैं. ठीक है, तो हम एक्टिविटी प्रॉपर्टीज़ को रिकॉल करेंगे और लिख लेंगे इन्हें. ठीक है, एल्कली जैसी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं कि एल्कलीज की तरह हाइड्रोजन वैलेंस इलेक्ट्रॉन कॉन्स्टिट्यूट करता है कितने 1. ठीक है, और जो भी कंपाउंड्स फॉर्म होंगे वो सारे इस तरह के होंगे जैसे HCl, H2O, H प्लस OH से H2O बनेगा, H प्लस Cl से HCl बनेगा. और कोई भी एल्कली जो होता है वो भी इसी तरह की कंपाउंड्स फॉर्म करता है जैसे NaCl, Na2O. यानी कि जो एल्कली कंपाउंड्स फॉर्म करते हैं, ठीक है, और जो कंपाउंड्स हाइड्रोजन ने फॉर्म किए वो दोनों सिमिलर कंपाउंड्स फॉर्म करते हैं. यानी कि एल्कलीज की तरह ये क्या प्रॉपर्टी शो करता है कि एक ही तरह के कंपाउंड्स फॉर्म करते हैं हाइड्रोजन एंड एल्कली, और दोनों के ही पास इलेक्ट्रॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं 1. अब हैलोजन जैसी प्रॉपर्टीज़ कौन सी हैं कि हैलोजन्स की तरह हाइड्रोजन कोवेलेंट बॉन्डिंग फॉर्म करता है. कोवेलेंट बॉन्डिंग फॉर्म करेगा तो H प्लस H यानी कि एक हाइड्रोजन दूसरे हाइड्रोजन के साथ मिलकर H2 मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन करता है. हाइड्रोजन ये देखो, इस हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है, ये हाइड्रोजन के पास दूसरा इलेक्ट्रॉन है. तो इस हाइड्रोजन ने अपना एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर कर लिया. ये देखो रेड ब्लू कलर से मैंने शो किया है इस हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन और ये रेड कलर से शो किया है इस हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन. दोनों ने शेयरिंग से बॉन्ड फॉर्म किया, दैट इज कॉल्ड एज कोवेलेंट बॉन्ड. ठीक है, और उस कोवेलेंट बॉन्ड से H2 मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन हुई. हैलोजेंस भी तो ऐसा ही करते हैं ना. जैसे क्लोरीन है, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 है. ठीक है, 17 होता है, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या हुआ 2 8 7. यानी कि इसकी वैलेंसी क्या है -1 की है. 1 इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी ये रखता है. तो इसके पास भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं 1. ठीक है, तो Cl ने मिलकर Cl2 कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन की और Cl2 टाइप का मॉलिक्यूल फॉर्म कर लिया. ठीक है, और इसलिए क्लोरीन का जो ग्रुप है वो 1 होगा, या हम 7 ग्रुप में भी रख सकते हैं इसको. ठीक है, और पीरियड जो होगा वो 1 होगा. इसका मतलब हाइड्रोजन क्योंकि क्लोरीन जैसी प्रॉपर्टीज शो कर रहा है तो हाइड्रोजन को हम ग्रुप 1 में भी रख सकते हैं और ग्रुप 7 में भी रख सकते हैं. 7 में जहाँ पर हैलोजन्स प्रेजेंट हैं और ग्रुप 1 जहाँ पर एल्कली मेटल प्रेजेंट हैं. लेकिन हम क्या कंक्लूड करते हैं और क्यों करते हैं वो समझते हैं अभी. तो जो पोजीशन है हाइड्रोजन की वो कंट्रोवर्शियल है. कंट्रोवर्शियल मतलब अभी कुछ डिसाइड नहीं किया जा सकता, इस तरह की पोजीशन थी. लेकिन मोस्ट ऑफ द साइंटिस्ट ने इसको एल्कली के साथ ही प्लेस किया है क्योंकि एक तो इसका साइज छोटा है और यूनिट मास पोसेस करता है. ये एटॉमिक नंबर भी 1 है और मास भी 1 है. यूनिट का मतलब 1.
मास और एटॉमिक नंबर दोनों 1 1 है हाइड्रोजन के केस में, और इसलिए सबसे छोटा एटम है तो इसको एल्कली के साथ प्लेस किया गया है और इट इज द स्मॉलेस्ट एटम। नेक्स्ट इज एक्टिविटी 5.2, कंसीडर द आइसोटोप्स ऑफ क्लोरीन 35 एंड 37। क्लोरीन की दो आइसोटोप हैं, एक का मास 35 है और एक का 37 है। पूछा गया है कि वुड यू प्लेस दैम इन डिफरेंट स्लॉट्स बिकॉज द एटॉमिक मासेस आर डिफरेंट। डिफरेंट एटॉमिक मास होने की वजह से क्या तुम इनको डिफरेंट स्लॉट्स में रखोगे या फिर इनको सेम पोजिशन पे रखोगे क्योंकि इनका एटॉमिक नंबर सेम है, या फिर केमिकल प्रॉपर्टीज के बेस पर इन्हें सेम प्लेस पे पोजीशन करोगे क्योंकि इन सब की केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है, सेम है। सो लेट्स स्टार्ट। एक्टिविटी 5.2 सॉल्व करते हैं। देखो ये पूछा गया है कि सेम स्लॉट में हमने आइसोटोप्स को क्यों रखा, ठीक है। तो इसके लिए प्रोसीजर क्या रहेगा, हम एक एग्जाम्पल लेंगे आइसोटोप्स का। जैसे हमने क्लोरीन का एग्जाम्पल ले लिया, क्लोरीन 35 भी होता है और क्लोरीन 37 भी होता है। अब हम रिकॉल करेंगे बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ मेंडलीव एंड पोजिशन ऑफ आइसोटोप्स इन द टेबल। अब मेंडलीव के अकॉर्डिंग जो पीरियोडिक टेबल थी उसका बेसिस क्या था बेटा, एटॉमिक मास उसका बेसिस था। सो दीज टू आइसोटोप्स बी प्लेस्ड एट डिफरेंट पोजिशन, ठीक है, दो अलग अलग पोजिशंस पे रखे गए थे, लेकिन यहाँ पे इन दोनों के बीच में कोई गैप नहीं छोड़ा गया था Cl यानी कि क्लोरीन 37 के लिए, यानी कि जो आइसोटोप्स की पोजीशन है वो एक्सप्लेन नहीं की गई थी मेंडलीव के द्वारा। तो मेंडलीव की क्लासिफिकेशन को अगर देखें तो इन्होंने इन आइसोटोप्स के लिए कोई फिक्स पोजीशन नहीं बताई थी और उसके साथ रीज़न नहीं बताया था। लेकिन ये जो एनोमैली थी, एनोमैली मतलब ये जो एक ड्रॉबैक था मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल का, ये ऑटोमेटिकली रिमूव हो गया मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में। कैसे हुआ, क्योंकि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल ने एलिमेंट्स को एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग अरेंज नहीं किया। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जो भी एलिमेंट्स थे उनको अरेंज करने का बेसिस क्या था बेटा, एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग सभी एलिमेंट्स प्लेस किए गए थे। तो केमिकल प्रॉपर्टीज जो हैं वो डिपेंड करती हैं एटॉमिक नंबर पे। क्यों, क्योंकि एटॉमिक नंबर से हमें उस पर्टिकुलर एटम के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी मिलता है, हमें वैलेंस शेल पता चलते हैं, हमें उसका ग्रुप नंबर, पीरियड नंबर हम डिटेक्ट कर सकते हैं। तो एटॉमिक नंबर से एलिमेंट की केमिकल प्रॉपर्टीज़ का पता चलता है। द केमिकल प्रॉपर्टीज़ डिपेंड अपॉन द एटॉमिक नंबर, इसलिए उनको सेम पोजीशन असाइन की थी। क्योंकि क्लोरीन के केस में एटॉमिक नंबर तो सेम है ना, सपोज दिस इज क्लोरीन 35 एंड दिस इज क्लोरीन 37, एटॉमिक नंबर क्या है, सेम है, इसलिए सेम पोजीशन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में इनको असाइन की गई थी। तो कंक्लूजन क्या रहा, द आइसोटोप्स विल बी प्लेस्ड एट द सेम पोजीशन इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल एज दे हैव द सेम एटॉमिक नंबर। ओके, लेट्स कम टू एक्टिविटी 5.3। पूछा गया है हाउ वर द पोजिशंस ऑफ कोबाल्ट एंड निकल रिजॉल्व इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में कोबाल्ट और निकल की जो पोजिशंस हैं उन्हें कैसे रिजॉल्व किया गया। दूसरी चीज़ पूछी है कि आइसोटोप्स की पोजिशन को कैसे डिसाइड किया गया है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, यानी कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में आइसोटोप्स को पोजीशन करने का क्या बेसिस रहेगा। इज इट पॉसिबल टू हैव एन एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर 1.5, यानी कि हाइड्रोजन और हीलियम के बीच क्या कोई एटम आ सकता है, यानी कि 1.5 क्या किसी का एटॉमिक नंबर हो सकता है। लास्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है, वेयर डू यू थिंक शुड हाइड्रोजन बी प्लेस्ड इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, यानी कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में हाइड्रोजन की पोजीशन पूछी गई है कि कहाँ रखेंगे। तो ये देखते हैं एक्टिविटी 5.3। सबसे पहली चीज़, ये पॉसिबल नहीं है कि किसी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर 1.5 हो, क्योंकि एटॉमिक नंबर्स हमेशा एक
होल नंबर हैं, ठीक है। तो ये तो पॉसिबल नहीं है कि कोई ऐसा एलिमेंट हो जिसका एटॉमिक नंबर 1.5 हो, ठीक है। दूसरी चीज, आइसोटोप्स जो होते हैं वो उनका सेम एटॉमिक नंबर होता है, यानी कि उनकी पोजीशन क्या रहेगी, सेम रहेगी। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की बात कर रहे हैं हम कि अगर आइसोटोप्स हैं तो उनका सेम एटॉमिक नंबर होगा, इसलिए वो सेम पोजीशन पे प्रेजेंट हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में। तो इस तरह से पोजीशंस ऑफ कोबाल्ट एंड निकल क्लियर हैं। देखो मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल की जो भी एनोमलीज थी उनको हमने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल ऑब्जर्व करने के बाद ये फाउंड आउट किया है कि वो एनोमलीज ऑटोमेटिकली रिमूव हो गई हैं, यानी कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल ने उनकी पोजीशन को जस्टिफाई किया है। ऐसा ही कोबाल्ट और निकल के साथ हुआ है कि इनकी पोजीशन जो है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में वो क्लियर कट डिमार्केटेड की गई है। जैसे कोबाल्ट है, इसका एटॉमिक नंबर है 27 और निकल का एटॉमिक नंबर है 28। तो इसलिए जब हम एलिमेंट्स को अकॉर्डिंग टू एटॉमिक नंबर सीक्वेंस में लगाएंगे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अकॉर्डिंग, तो कोबाल्ट जो है वो हमेशा पहले रखा जाएगा निकल से। और मेंडलीव ने भी ये प्रिडिक्ट कर दिया था कि ये एनोमली है, ठीक है, कि उन्होंने कोबाल्ट को निकल से पहले रखा है। वो इसका रीजन नहीं जानते थे, लेकिन उन्होंने ये प्रिडिक्ट कर दिया था कि दिस एनोमली कैन बी रिजॉल्व्ड इन फ्यूचर बट पोजीशन विल रिमेन सेम। कोबाल्ट हमेशा निकल से पहले ही आएगा, यानी कि इनकी पोजीशन तो करेक्ट है, लेकिन ये जो एनोमली है इसके लिए जो पर्टिकुलर रीजन होगा वो फ्यूचर में रिजॉल्व कर दिया जाएगा। ओके, अब बात करते हैं हाइड्रोजन की पोजीशन के बारे में। देखो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या है, 1 है, ठीक है। तो ये ग्रुप 1 से बिलोंग करता है जो कि एल्कली मेटल का ग्रुप है, इसीलिए इसको फर्स्ट एलिमेंट पीरियोडिक टेबल का कहा गया है और सबसे कम इसका एटॉमिक मास है। तो कंक्लूजन ये निकलता है कि एटॉमिक नंबर इन प्लेस ऑफ एटॉमिक मास रिजॉल्व सेवरल एनोमलीज, यानी कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जो एटॉमिक नंबर बेसिक क्राइटेरिया लिया गया है एलिमेंट्स को अरेंज करने का एटॉमिक मास की बजाय, उसकी वजह से बहुत सारी एनोमलीज जो मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में हमने देखी थी वो ऑटोमेटिकली सोल्व हो गई हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में। ओके, एक्टिविटी 5.4, लुक एट द ग्रुप 1 ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल एंड नेम द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन। ग्रुप 1 को देखो, एलिमेंट्स की नेमिंग करो, ठीक है, मतलब नेम जो है उनके वो लिखो। राइट डाउन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, पहले 3 एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो। थर्ड पॉइंट है कि सिमिलैरिटी क्या है उनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में, वो फाइंड आउट करना है। व्हाट सिमिलैरिटी डू यू फाइंड इन देयर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। फिर देखना है हाउ मेनी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन दीज 3 एलिमेंट्स, उन 3 एलिमेंट्स में नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पता करना है कि कितने नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स उनमें प्रेजेंट हैं। सो सॉल्व करते हैं इसको, बहुत इजी है। देखो बेटा, एक्टिविटी 5.4 का मेन एम जो है वो ये प्रूव करना है कि जो एलिमेंट्स सेम ग्रुप से बिलोंग करते हैं उनके पास सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम ग्रुप 1 को ऑब्जर्व करेंगे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में और सारे एलिमेंट्स के नेम लिख लेंगे। तो एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 1 कौन कौन से हैं, हीलियम, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम एंड फ्रोंशियम। याद कैसे रखोगे, हम एक न्यूमोनिक्स बना लेते हैं, हेलिना, कब्र से फरार, ठीक है। हमने ये न्यूमोनिक्स बनाया जस्ट फॉर रिमेम्बरिंग, ठीक है, ताकि हमें ये याद रहे। हमने इन सभी ग्रुप 1 के एलिमेंट्स को लिख लिया। अब हम इनके एटॉमिक नंबर देखेंगे। हाइड्रोजन का 1 होता है, ठीक है, लिथियम का 3 होता है और सोडियम का 11 होता है, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग के एल एम एन शेल में जो भी इलेक्ट्रॉन्स का कॉन्फ़िगरेशन रहेगा हम वो लिखेंगे। हाइड्रोजन के लिए 1, लिथियम 2 1, सोडियम 2 8 1। अब हम देखेंगे कितने नंबर ऑफ शेल्स इन्वॉल्व हैं। हाइड्रोजन में सिर्फ एक
के शेल इन्वॉल्व है, ठीक है। लिथियम के केस में के और एल, ठीक है, ये 2 शेल इन्वॉल्व हैं। और सोडियम के केस में के एल एम, 3 शेल्स इन्वॉल्व हैं। लेकिन नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन सभी में क्या है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है और यहाँ भी 1 है, यानी कि नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 1। तो सभी के पास 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वैलेंस शेल में, लेकिन वो नंबर ऑफ शेल्स डिफर कर रहे हैं। मतलब नंबर ऑफ शेल्स डिफर कर सकता है, लेकिन नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या है, 1 रहेगा हमेशा। जैसे हम कॉन्फ़िगरेशन ड्रॉ करके भी देख सकते हैं, हाइड्रोजन के लिए ये 1 है, लिथियम के लिए के शेल में 2 और ये 1, ठीक है। सोडियम के लिए 2 और देन दीज आर 8 एंड देन 1, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रहेगा। कंक्लूजन क्या निकला है, कंक्लूजन को ध्यान से समझना कि वैलेंसी रिमेन्स कांस्टेंट फॉर अ पर्टिकुलर ग्रुप, यानी कि एक पर्टिकुलर ग्रुप के लिए वैलेंसी कांस्टेंट रहेगी। किसी एक पर्टिकुलर ग्रुप में एक ही वैलेंसी रहती है, जैसे कि नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ग्रुप 1 के लिए क्या है, 1 ही है, ठीक है। या हम इसको इस तरह से कह सकते हैं कि जो एलिमेंट्स हैं सेम ग्रुप के, दैट हैव द सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो कंक्लूजन ने एम को जस्टिफाई कर दिया कि जो भी एलिमेंट्स सेम ग्रुप से बिलोंग करते हैं उन सब के पास नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी क्या रहेगा, सेम रहेगा। एक्टिविटी 5.5 क्या कहती है, देखते हैं। इफ़ यू लुक एट द लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल, लॉन्ग फॉर्म का मतलब है कि 7 पीरियड्स जो पीरियोडिक टेबल के शो किए जाते हैं, फिर नीचे एक्टिनाइड्स और लेंथेनाइड्स की सीरीज शो की जाती हैं। कंप्लीट पीरियोडिक टेबल का जो फॉर्म है दैट इज कॉल्ड एज लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। यू विल फाइंड दैट द एलिमेंट्स कौन कौन से, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, nitrogen, oxygen, fluorine and neon are present in the second period. Second period में present हैं ये. Write down their electronic configuration. इन सब का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमें लिखना है. डू दीज एलिमेंट्स ऑल्सो कंटेन द सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, क्या इन सब के पास सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं ये बताना है. या फिर डू दे कंटेन द सेम नंबर ऑफ शेल्स, अगर ये सेम नंबर ऑफ शेल्स पोसेस करते हैं तो ये बताना है. इन सब के लिए इनका एटॉमिक नंबर हमें पता होना चाहिए, फिर इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमें पता होना चाहिए. ओनली देन वी कैन डिसाइड. ओके, देखो बेटा, जैसे एक्टिविटी 5.4 में हमने बात की थी कि सेम ग्रुप के एलिमेंट्स सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पोसेस करते हैं, ठीक है. अब हम बात करेंगे कि जो भी एलिमेंट्स किसी पर्टिकुलर पीरियड से बिलोंग करते हैं उनके पास इक्वल नंबर ऑफ शेल्स प्रेजेंट होते हैं. यानी कि अब की बार हम किसके बारे में बात करने वाले हैं, नंबर ऑफ शेल्स के बारे में. और वो इक्वल होते हैं किस केस में होते हैं, सेम पीरियड में. फॉर एग्जाम्पल जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसका आंसर करते हैं कि यस ऑल कंटेन सेम नंबर ऑफ शेल्स. फॉर एग्जाम्पल 2 है अगर नंबर ऑफ शेल, तो वो किससे बिलोंग करेगा, सेकेंड पीरियड से. यानी कि ऐसे एलिमेंट्स जिन जिन के पास नंबर ऑफ शेल्स 2 है वो सब किससे बिलोंग करेंगे, सेकेंड पीरियड से. इसको और अच्छे से समझने के लिए हम कुछ एलिमेंट्स लिखते हैं, उनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, फिर उनके नंबर ऑफ शेल्स लिखेंगे और फिर नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स लिखेंगे. फॉर एग्जांपल लिथियम एटॉमिक नंबर 3, कॉन्फ़िगरेशन 2 1. बेरिलियम एटॉमिक नंबर 4 2 2. बोरोन 5 2 3. कार्बन 6 2 4. नाइट्रोजन 7 2 5. ऑक्सीजन 8 2 6. फ्लोरीन 9 2 7. एंड नियोन एटॉमिक नंबर 10, कॉन्फ़िगरेशन 2 8. अब हम ये देखते हैं कि इन सभी एलिमेंट्स में सिर्फ 2 ही शेल इन्वॉल्व हैं. कौन कौन से, के शेल एंड एल शेल. तो नंबर ऑफ शेल सभी में कितना हुआ,
2 हुआ, ठीक है। और नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 सभी में अलग अलग है। तो हमने ये सब लिख लिया कि नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसमें इतना है। तो इससे कंक्लूजन क्या निकलता है कि all elements of a period have equal number of shells but have different number of valence electron। यानी कि किसी एक पीरियड में जो भी एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं उनमें नंबर ऑफ शेल तो क्या है, यहाँ पर सेम है, लेकिन वैलेंस इलेक्ट्रॉन का नंबर डिफर करता है, ठीक है।